बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पैगाम टीवी पे मैं आपका होस्ट हारून अकरम प्रोग्राम साफ सब्ज़ पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पैगाम टीवी का मकसद इस प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हम जो माहौलियाती मसाइल हैं मुख्तलिफ, जो हमारा मुल्क जिनका शिकार है, हमारे शहर जिनका शिकार हैं, हम उन मसाइल के बारे में आवाम को आगाही दें, हम माहिरीन की राय आप तक पहुँचाने का बंदोबस्त करें। आजकल स्मोग जो है वो एक अहम और शदीद मसले की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, हम गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं, हमारे बड़े शहर ख़ास तौर पे और छोटे शहर अमूमी तौर पे इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। स्मोग एक ना नज़र आने वाली या कम नज़र आने वाली एक तय ऐसी जिसमें जो है वो मुज़र सेहत, जो हमारे माहौल के लिए, जो हमारे सांस के लिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जो हमारे हवास के लिए मुज़र सेहत जो हैं अशिया वो शामिल हैं, जिन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये इस मसले का हल क्या है? स्मोग से हमारी जान कैसे छूट सकती है? इससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इससे जो सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इससे जो हमें मुआशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनका क्या हल है? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है कि डॉक्टर साहब एनवायरमेंटल हेल्थ पे जो है उसके हवाले से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई 150 से ज़्यादा मकालात जो हैं वो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पढ़ चुके हैं। आप बहुत से प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, दुनिया के बहुत से मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं, अपनी तहकीक से मुस्तफ़ीद भी कर रहे हैं। तलबा, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो हैं वो PhD कर चुके हैं। इसी हवाले से अब उन्होंने एक बहुत ही जो है एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हमारे पास रियल टाइम डाटा पोल्यूशन का नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपने गैर मुल्की जो इश्तराक कार वाले इदारे हैं उनके साथ मिल के लाहौर का जो है पायलट प्रोजेक्ट उसका आगाज़ किया है। मुख्तलिफ मकामात पे डॉक्टर साहब की टीम ने जो है एयर क्वालिटी मैयर करने के लिए AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मैयर करने के लिए जो सेंसर्स हैं वो लगाए हैं। आज हम डॉक्टर साहब से स्मोग, एनवायरमेंटल हेल्थ और इसके हवाले से जो मामलात हैं उन पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? जी, आजकल के माहौल में हमें नज़र आ रहा है कि स्मॉग है, हर तरफ लोग इसके जो है असरात से परेशान हैं और ये सिलसिला आज से नहीं कुछ सालों से जारी है। हर साल हम इसका शिकार होते हैं। बारिश आती है, मौसम सही होता है, वो अपने साथ ये जो डस्ट पार्टिकुलेट या पोल्यूटेंट इन्हें बहा के ले जाती है, तो तब हमारी जान सुकून में आती है। इससे हमें आप थोड़ी सी आगाही दें कि ये स्मॉग क्या चीज़ है, इसके बनने का जो फनामना है वो क्या है, क्या वजह है कि हम हर साल इसका शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में और अमूमी तौर पे छोटे शहरों में। जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको स्मोग का बनना और ये किस तरह से होता है, ये सारा फिनोमेना मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक को, आवाम को समझ आ जाए इसे थोड़ी। ये हमारे पास जो वेदर पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर, ये अक्टूबर का लास्ट वीक या आप कह लें कि 20 अक्टूबर से कोई 15-20 नवंबर तक एयर जो मूवमेंट है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। और ये हमारा अपना लोकल फिनोमेना है और हम इसको सिर्फ लाहौर बेस्ड नहीं कह सकते, जो रीजनल फिनोमेना जिसमें दिल्ली भी है और ये जो पंजाब कह सकते हैं ख़ास तौर पे, इस एरिया में एयर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है इस ड्यूरेशन के अंदर। और ये आलमोस्ट कह लें कि ऑटम है और स्टार्ट ऑफ द विंटर है। स्मोक को पहली बात तो है कि आप फोग के साथ आप रिलेट ना करें। फोग इज़ समथिंग एल्स। स्मोक जो है ये पोल्यूटेंट्स, धुआं, और थोड़ा सा जब वेदर चेंज होता है तो वो टेम्परेचर चेंज, ये सारा फिनोमेना मिला के
तो ये यानी जो हम ये कहते हैं कि स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग को मिला के, मिला तो ये के। लेकिन ये वो वाली फॉग नहीं है जो ट्रूली विंटर में आती है। लास्ट दिसंबर या जनवरी में आप फॉग देखते हैं, उसमें पॉल्यूटेंट्स इतने नहीं होते, वो प्योर फॉग की कंडीशन होती है। स्मोक ज़्यादा सीवियर इसलिए होती है कि इसमें एक तो पॉल्यूटेंट्स लेवल बहुत ज़्यादा है, दूसरा फॉग भी होती है, और विजिबिलिटी जो फॉग की निस्बत इसमें और ज़्यादा कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये जब स्मोक आती है, स्टार्ट होती है, तो फिर पिछले 2-3 सालों में तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। इतने बड़े फॉग में भी नहीं होते, स्मोक ज़ीरो विजिबिलिटी। बिल्कुल, ये बड़ी दबेज तय होती है, और उसके साथ ये आंखों में भी मसाइल पैदा करती है, एलर्जी होती है इससे, आंखें बंद हो रही होती हैं। अगर बाइक्स वाले हैं उन्हें नुकसान हो रहा होता है इस चीज़ का, वो चला ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था कि जब 2016 में पहली एपिसोड स्मोक की आई है, उसमें जैसे ही मैंने गाड़ी का शीशा खोला, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो पता चला कि टोटली आइज़ को ऐसे चुभन महसूस हुई, और ये फिनोमेना फिर पास सारी पब्लिक को। और अच्छा, ये चीज़ हमें ऐसे लगा उस वक्त, क्योंकि वो दहशतगर्दी के सिलसिले भी थे तब, और जो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से भी कोई मसाइल थे, तो ये इसी तरह से लगा अवाम को जो बाइक्स पे जा रहे हैं जैसे कोई कीमियाई हमला हो गया है। ऐसे लग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, ना गाड़ी वाले को, ना बाइक वाले को, पैदल चलने वाले, यानी जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ी हंगामी सी सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई थी। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये क्यों डेवलप हुई, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में हुआ ये है कि पहले जो क्रॉप बर्निंग इश्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी हुए हैं कि पहले वेजेस या मजदूरी कम होती थी। लोग अपनी फसलों को मैनेज करते थे, पराली वगैरह छतों में यूज़ करते थे, चारे के तौर पे स्टोर करते थे। उसकी बजाय जब से ये वेजेस बढ़ी हैं, अब 1000-1500 मज़दूर लेता है, तो जो मज़ारा सिर्फ साल के राशन पे काम करता था, वो दिहाड़ी पे आ गया। और जब किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मज़ारों को और इनको पैसे दे सके, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि क्रॉप बर्निंग तो स्टार्ट कर दी। ओपन क्रॉप बर्निंग जो है, क्रॉप रेजिड्यूज़ को आग लगा देनी ताकि आगे से फसल ज़मीन तैयार हो जाए और उनको गंदम के लिए फिर मिल जाए। तो वो क्रॉप बर्निंग जब हमने 2016 में जब हमने पहली दफ़ा ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये फिनोमेना हुआ कैसे है, तो वो फिर पता चला, नासा ने भी कुछ पिक्चर शो की कि इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब में बेशुमार लाखों की तादाद में क्रॉप बर्निंग के पॉइंट्स नज़र आए। अब वो धुआं और प्लस हमारा इंडस्ट्रियल वो सारा जो धुआं चिमनियों से निकलता है, जो भट्टों से निकलता है, और जो व्हीकलर पॉल्यूशन है, ये सारा मिला के ये स्टैग्नेट हो गया। जो पहले मैंने आपको फिनोमेना बताया कि उस वक्त एयर मूवमेंट ख़त्म हो जाता। एयर मूवमेंट आप बेशक पुराना प्रीवियस डेटा उठा के देखें तो उसमें 2 या 3 किलोमीटर पर आवर पे रह जाती है या 0 पे चली जाती है। ये तो पूरा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्रॉप बर्निंग तो हुई खुली जगहों पे, जहाँ पे फील्ड्स हैं, ठीक है, गांव के एरियाज हैं मोस्टली। तो जब एयर स्टेगनेंट हो गई, हवा चली नहीं, वो वहीं पे मोहल्ले को हो गए वो वाले ज़रात, तो हम इसे शहरों में जो है वो फिर इसे किस तरह से, इसके असरात तो शहरों में ज़्यादा है। नहीं, हम इसको शहरों या देहातों से सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते कि मतलब वहाँ रीजनल फिनोमेना है। आपको ओवरऑल उसकी जो इंटेंसिटी है वो देहातों और शहरों में एक जैसी मिलेगी। शहरों में एडिशनल सोर्स मिल जाता है जो व्हीकलर पोल्यूटेंट्स हैं। यही चीज़ है ना। अब स्टेगनेट तो सब हो गया ना, और ये जैसे ही मिड ऑफ नवंबर या 20 नवंबर तक जब दोबारा से एयर मूवमेंट स्टार्ट होगी, 10-12 किलोमीटर पे स्पीड जाएगी विंड स्पीड, तो फिर ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा है कि इसकी रेंज जो है वो मुल्तान और सखर तक जाती है, इधर से पिंडी तक जाती है। इसी तरह से इंडियन पंजाब में वो थोड़ी स्प्रेड होती है और फिर डाइल्यूट होके इसमें या बारिश हो जाए तो सेटल हो जाते हैं पोल्यूटेंट्स, या फिर ये है कि वो डाइल्यूट हो जाती है। राइट। ये जिस तरह से अब आपने बताया कि एक रीजनल मसला है, तो इस वक्त ये वाला रीजन जो है, हमारा रीजन जो है, यानी जो इंडियन पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब है, ये ज़्यादा इस मसले का शिकार है। आया कोई दुनिया में दूसरे ममालिक भी इसका शिकार हुए? क्योंकि मैंने एक दफ़ा कुछ पढ़ा था कि ये
लंदन भी इवन एक दफ़ा जो है, जो अब इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, वो भी स्मोक का जो है वो शिकार हुआ था। तो इसको कॉम्बैट कैसे करते हैं? अगर होते हैं दूसरे मुल्कों में भी ये मसाइल या हुए हैं माजी में, तो अब तो बड़े साफ़ हैं वो इलाके, उन्होंने किस तरह से कॉम्बैट किया है और हम इसे किस तरह से जो है इसका मुकाबला ये कर सकते हैं? बहुत सारे एरियाज़ में ये रिपोर्टेड है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रिपोर्टेड है। लंदन स्मोक बड़ी मशहूर थी जी। 1953 में एक दिन में 3500 बंदा मर गया था। और उस स्मोक में जब साइंटिस्ट ने फिर ये सारा फिनोमेना इसको रीड करने की कोशिश की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है आज से 150-200 साल पहले, और इंग्लैंड में, यूके में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी। उसका फिर ये हुआ इंडस्ट्री लगने के बाद कि एयर के अंदर भी पोल्यूटेंट्स बढ़ गए, वाटर के अंदर जो एफ्लुएंट्स थे वो भी बढ़ गए, टेम्स रिवर जो था उसमें बिल्कुल मछली ना पैदा हो गई, दरख्तों के ऊपर जो उल्ली लगती थी वो ग्रीन नहीं होती थी, वो ब्लैक कलर की होती थी। ये पिक्चर्स भी मौजूद हैं। इवन उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स आगे बैठते थे उनके विंग्स भी ब्लैक हो गए थे। और इस फिनोमेना को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो हमारा नेचुरल तो ये है ही नहीं, कभी भी इंग्लैंड जो है इतना पोल्यूटेड नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी सारी की सारी इंडस्ट्री रिमूव कर दी। आज आप जाएं इंग्लैंड में तो वहाँ पे आप मैसी फर्गूसन बन रहा है, पता नहीं कहाँ बन रहा है, तो इंग्लैंड का प्रॉफिट उसको जा रहा है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट किया। अच्छा, इंडस्ट्री शिफ्ट कर। हाँ, दूसरा उन्होंने ओपन बर्निंग जो है टोटल, आज आप माचिस की तीली नहीं जला सकते खाना बनाने के लिए, सारा खाना जो है वो हार्ड प्लेट पे पकता है पूरे इंग्लैंड के अंदर, और ओपन बर्निंग टोटली बैन है। तो ग्रेजुअली अब जो WHO की लिमिट्स हैं AQI और प्लस, आप जब पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन देखते हैं तो अमेजिंग फिगर्स हैं कि वो अगर WHO हमें कहता है कि 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए तो वो 10 पे हैं, 10 से भी बिलो हैं, 6-7 पे हैं। और हम तो ये तरसते हैं कि कभी बारिश हो जाए और कोई अच्छा माहौल बन जाए तो हम 50 से नीचे आ जाएं। तो इस कदर हमारे यहाँ पे हालात ख़राब, इस तरह इस कदर। इसी तरह से बीजिंग स्मोक हमसे कोई 2-3-4 टाइम ज़्यादा थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसमें कोई मुल्कों की कोताही है। एक फिनोमेना डेवलप ग्रेजुअली होता है, उसको फिर स्टडी और रीड करना पड़ता है। बीजिंग ने पहले तो ये किया कि अच्छा जी वो कोई फुआरे लगाने शुरू कर दे, कुछ शक्कर जैसे बड़े बड़े लगाए कि जो एयर को सक करते थे और क्लीन करते थे। तो बहुत सारी ऐसे कंट्रोल करने के लिए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब आप, और सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप सोर्स को ख़त्म करें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बात की कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कंट्रोल, ये सारी चीज़ें तो तब आती है जब हमारी इसके बारे में आगाही हो, लोगों को पता हो कि ये है क्या चीज़। इसके बाद गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस तरह से, गवर्नमेंट और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एक पेज पे हों, सेम पेज पे हों, तो तब ये चीज़ें जो हैं उसके बाद आती हैं कि पॉलिसी मेकिंग में हमें यहाँ पे ये नज़र आता है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं लिए जाते हैं। सिर्फ हम लोगों को यही बताते हैं कि जी आप घरों से बाहर ना निकलें, आप स्मोक से ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें, तो आप जो है अपना वो गाड़ियों को साफ़ रखें। तो इससे हट के भी कोई इस तरह के मेजर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं? ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर ऐसी कोई एडवाइजरी या ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर कोई देता है कि आप ये मेजर्स लें, पब्लिक जो है इंडोर ज़्यादा रहे। और ये तो वो है जो आप अपनी पर्सनल हेल्थ को महफूज करने के लिए, और ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसी एडवाइजरी जारी करे कि जो सेंसिटिव लोग हैं, जो दमे वाले हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले हैं, वो मैक्सिमम टाइम इंडोर रहें जब स्मोक एपिसोड हो। गुफ्तगू बड़े अच्छे जो है वो मरहले में दाखिल हो रही है कि हम लोगों को उनकी सेहत के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरह से जिक्र किया है मुख्तलिफ जो लोग इससे स्मोक से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद।
बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि स्मोक के इंसानी सेहत पे क्या असरात हैं। डॉक्टर साहब हमें बताने जा रहे थे कि कौन कौन से लोग स्मोक से मुतासिर होते हैं और किन्हें इससे बचना चाहिए। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए अब कि कौन से लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं स्मोक से ज़्यादा। जी, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम जनरल हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद हम आउटडोर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 80-90% जो ग्लोबल जो डेटा है वो हम इंडोर टाइम गुजारते हैं, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे आप किसी ऐसी प्रैक्टिस में हो जो ऑफिसेज हैं या कुछ जो भी है। लेकिन 10-15% जो लोग हैं जो आउटडोर एक्सपोज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, और ऐसे लोग जो बाहर ड्यूटी करते हैं, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं। तो ऐसे तमाम प्रोफेशंस जो आउटडोर टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासरीन में वो होते हैं। आल्दो के जो इंडोर आउटडोर रेशो है वो भी मैटर करती है, क्योंकि जो आउटडोर इन्वायरमेंट अगर ख़राब है तो वो इंडोर भी पेनिट्रेट करती है। हम कोई सील्ड हाउसेज में नहीं रहते, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा। इसमें मस्ट जो है आउटडोर एयर भी इंडोर पेनिट्रेट करती है और इनडोर भी लेवल अपसेट होता है। तो इंडोर भी ख़राब होते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी जो आउटडोर ज़्यादा, और उसमें फिर ये होता है कि जब कंसिस्टेंटली, यानी कि क्रॉनिक, आप अगर किसी आपकी रेजिडेंसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक कंजेशन वाला एरिया है, या उसके साथ कोई इंडस्ट्री है, तो वो जो लोग हैं उनको बेचारों को पता भी नहीं चलता, उनके लंग्स डैमेज हो रहे होते हैं, उनका लीवर का मसला हो रहा होता है, किडनी फेलियर हो रहे होते हैं, हार्ट अटैक हो रहा होता है। ये 4 ऐसे मेजर फिनोमेनन्स हैं। या फिर ये है कि अगर ट्रैफिक पोल्यूशन वाला एरिया है तो फिर लेड कंटेंट ज़्यादा होंगे। अगर व्हीकलर पोल्यूशन है उस एरिया में तो लेड ब्रेन को डैमेज करता है। अब देखें ना कि जिस तरह से हम लाहौर के मज़ाफ़ात में ही देखते हैं, जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं या जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जिस तरह से गुजरावाला है, फैसलाबाद है, यहाँ पे लोगों को एक तो चेहरे हशाश नहीं नज़र आते हैं जो इन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके, और दूसरा अचानक सडन डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं इन लोगों में। मैंने कुछ अर्सा पहले एक लाहौर के साथ ही फैक्ट्री एरिया है काला शाह काकू के करीब, वहाँ पे विज़िट किया था। वहाँ पे लोगों की एवरेज एज ही बहुत कम है, इसी वजह से कि वहाँ पे इर्द गिर्द फैक्ट्री हैं और वो जो उनका धुआं इनहेल करते हैं वो। और वहाँ पे सबसे पहले जो मेरा अक्रेंस मैंने देखा था स्मोक का, वो उसी एरिया में देखा था मैंने इस हवाले से। तो ये वाक़यातन जो ये फ्यूल्स हैं हमारे जो हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वजह है हमारे माहौल को पल्यूट करने की। बिल्कुल है। फॉसल फ्यूल जितने भी हैं, चाहे वो पेट्रोलियम है, डीजल है, घर में कैरोसिन ऑयल है, ये, और प्लस अगर लेड फ्री पेट्रोल नहीं है, तो ये चीज़ें कंसिस्टेंटली डैमेज करती रहती हैं टिश्यूज़ को, लंग्स को, हार्ट को और ब्रेन को। और उन कम्युनिटीज़ को, अभी हमने एक रीसेंट स्टडी की है इसी मोड के साथ, हमारा एक प्रोजेक्ट था, मेरी एक स्टूडेंट ने PhD भी उस पर की है। तो हमने यही देखा है कि जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं वो किस हद तक इम्पेक्ट होता है पोल्यूशन का उनके ऊपर, और अगर इम्पेक्ट होता है कि क्या वो उससे अवेयर भी हैं या नहीं, और अगर अवेयर हैं किसी हद तक तो फिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि वो अपने आप को वहाँ से शिफ्ट नहीं कर पाते। हमने पूरा एक क्वेश्चन एयर डेवलप किया, कम्युनिटीज़ को हमने सर्वे किया और हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि भाई अगर आपको ये अंदाज़ा, पहली बात है कि 80-90% लोगों को पता ही नहीं है, वो उसको अल्लाह की मर्ज़ी कह के कबूल कर लेते हैं, लेकिन मुसलसल एक्सपोजर के साथ उनके लंग्स ये आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हम मतलब जब भी साइंस की बात करते हैं, इसकी पार्टिकुलेट्स की बात करते हैं, तो ये किस तरह से स्मोक हमारे लंग्स को, आपने जिस तरह से भी बताया कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं या ये जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जिनके पेशे ही इस चीज़ से मुताल्लिक हैं कि वो बाहर होते हैं, उनका इससे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्मोक का, तो ये किस तरह से हमारी जो जिस्म है या इंसानी सेहत है उसे किस तरह से डैमेज करते हैं? आप अगर पार्टिकुलेट मैटर को लेना तो उसके 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। PM10 है, PM2.5 है और PM1 है। PM1 एक्चुअली 0.1 है, लेकिन हम उसको PM1 ही कहते हैं गलतुलाम में। ये जो PM10 का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जो 10 माइक्रोमीटर साइज़ के हैं, यानी कि ये आम आंख से नज़र नहीं आते। आपको जो आंख से डस्ट नज़र आ सकती है ना, वो 100 माइक्रोन तक होती है।
तो 10 माइक्रोन के इतने छोटे हैं ज़रात कि वो आंख से नज़र नहीं आते, चाहे ये धुआं या फोग उसके साथ शामिल हो या ना हो, उसको हमें मैयर ही करना पड़ता है और उसके लिए ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए कि हम मैयर करें उनकी क्वांटिटी को। और PM10 जो है ये बड़े पार्टिकल्स, इनको आप कोरस पार्टिकल्स कहते हैं, और ये जब आप इनहेल करते हैं इनकी क्वांटिटी WHO ने जो लिमिट दी है उससे बियॉन्ड हो जाए तो ये गला ख़राब करती है। अच्छा, PM2.5 जो है ये गले से आके लंग्स तक चली जाती है, लंग्स को डैमेज करती है। आप ये देखें कि PM2.5 सिंपली PM10 से 4 गुना छोटा है। ठीक हो गया। और PM1 उससे भी इतना छोटा है कि वो अगर PM1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो डायरेक्ट ब्लड में जा सकती है, एल्वोलाई से, जब जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही होती है वहाँ से वो पेनिट्रेट करती है डायरेक्ट ब्लड में। तो हमको तीनों क्वांटिटी मैयर करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई, पहले तो PM10 तक स्टडी हुई थी, लेकिन PM2.5 को बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। रेगुलरली जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन, और हमारी जो AQI भी डेवलप होती है वो भी PM2.5 की बेस पे होती है। नाजरीन ये देखिए कि हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। नॉर्मली हम सिर्फ ये समझते हैं कि स्मॉग हमारी आंखों को एलर्जी कर रही है या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गले को ख़राब करती है। अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है PM10 के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे गले को ख़राब करते हैं। उसके बाद जो PM2.5 है जो स्मॉग में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये हमारे लंग्स को डैमेज करती है। और PM1 वाला तो हमारे खून में शामिल होके वहाँ पे जम जाता है और दौरान खून को मुतासिर करके दिल की बीमारियों का और आपके शरियानों की तंगी का बायस जो है वो बनता है। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब सिलसिले को जारी रखते हैं हम अपनी इस गुफ्तगू के कि हम अब ये चीज़ आ गई है, इस कदर ख़तरनाक है ये, लेकिन हम इसके सामना हमें मुसलसल होता जा रहा है। इसके साथ साथ ये कि हमारे पास ऐसा डेटा ही मौजूद नहीं है कि हम ये जितनी आपने ये जो बात बताई है इस चीज़ को मैयर करके इसके बारे में काम किया जा सके। तो क्या इस तरह से हो सकता है, इन्हें हम किस तरह से मैयर कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे चल सकते हैं इसके हल के लिए, मसले के लिए? इसके बड़े सिंपल से तरीके हैं जी। हम तो पिछले 14-15 साल से इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। जब से मेरी एसोसिएशन ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ हुई तो हमने दुनिया के बहुत सारे इलाकों में जाके इसको मॉनिटर किया, मैयर किया। इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, और इंडोर आउटडोर इन्वायरमेंट्स को देखा। डिफरेंट टनल्स को भी हमने मॉनिटर किया। चाइना में देखा। पाकिस्तान में हमने तकरीबन साहिल समंदर से लेके खंजराब तक इसको डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे भी देखा है। तो पहले तो सिंपल प्रोसीजर ये होता था कि जैसे अभी आपको मैं ये दिखाऊं कि एयर को हम पंप करते थे एक फ़िल्टर के ऊपर। ये जैसे फ़िल्टर है इसके ऊपर पूरे एक दिन का जो स्मोक डेटा है, ये स्मोक एपिसोड में लिया गया फ़िल्टर है जिसके ऊपर 24 घंटे का मुकम्मल स्मोक डेटा मौजूद है। और ये जो डस्ट इसके ऊपर आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इसकी लैब एनालिसिस के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ये पोल्यूटेंट्स का ओरिजिन क्या है और ये कितनी मिकदार में है, क्वांटिटी क्या है, वेट कितना है। जैसे सिंपल, वेरी सिंपल कि आप प्री और पोस्ट वेट जब आप फ़िल्टर का करते हैं तो एक आपको टोटल क्वांटिटी भी मिल जाती है कि वज़न में कितनी है, जिसको मैस कंसंट्रेशन कहते हैं, और नंबर कंसंट्रेशन भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा इस फ़िल्टर एनालिसिस का ये होता है कि हमें सोर्स और ओरिजिन का पता चल जाता है। ये दोनों फ़िल्टर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से, ये डेट 2018 का है, लेकिन इस साल का भी है, वो हमने उसको स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, ये एक दिन का जो फ़िल्टर है इसको जब हम लैब एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमें तमाम पार्टिकुलेट मैटर, SO2, NO2, ओजोन, जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और ये तो सिंपल मेथड था कि इसको लैब एनालिसिस के बाद हम फ्रैक्शनेट कर देते थे कि ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। जब ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल है तो फिर हम उनका सोर्स ढूंढते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्या ये व्हीकलर एमिशंस हैं, क्या ये टायर की रगड़ से है, क्या ये सिंपल डस्ट है, क्या किसी इंडस्ट्री के चिमनी से आया है, क्या ये किसी ईंटों वाले भट्ठे से आया है। तो जब ये पूरी रिसर्च की बात है, जब ये फ़िल्टर एनालिसिस हो जाएगी तो फिर हम उस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि अच्छा सोर्स ये है और उस सोर्स को डिटरमिन करना और फिर उस सोर्स को मिनिमाइज़ करना।
तो इस तरह से डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि हमारा डाटा कलेक्शन जो है वो हो रही है, आपने बताया कि इस तरह से डाटा आप इकट्ठा करते हैं और जो है साइंसदान अपनी रिसर्च तो ज़ाहिर है इस पे कर ही रहे हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये फिर इसके बाद गवर्नमेंट को आप प्रेजेंट करते हैं आया ये डाटा, या ये आप अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से कि जी ये पार्टिकुलेट्स हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ट्रैफिक के हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी भेजी जाती हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग्स हों तो ये डेटा तो हम शेयर करते हैं उनके साथ, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप देखें तो हमारा पर्पस तो यही होता है कि बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, बच्चों को हमने क्लास में पढ़ाया, ये सारा फिनोमेना समझाया, लेक्चर नोट्स में बताया, फिर प्रैक्टिकल में हमने जैसे ये फ़िल्टर मैंने आपको बताया कि इसके एनालिसिस, इसके ऊपर फिर रिसर्च पेपर पब्लिश किया या थीसिस असाइनमेंट है तो वो पूरी की। ये तो हमारा रूटीन का काम है ये, और ये काम भी वो है कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तमाम लोगों को जो इस फील्ड में करना चाहिए। जैसे जैसे ये डेटा बनता जाएगा तो एटलीस्ट ये तो होगा कि एकेडमिया के पास ऐसा रिसर्च डेटा मौजूद है कि हमारे पोल्यूशन लेवल क्या है। नहीं, अभी एक हमने बड़ी खुशाइंद बात जो है वो देखी भी है, सुनी भी है कि इस हवाले से काम हो रहा है। आपने और आपकी टीम ने अभी कुछ सेंसर जो हैं वो डेवलप किए हैं इस हवाले से, जो लाहौर का या दूसरे शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, इसे कोई नापने का सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ किया है। सेंसर डेवलपमेंट तो बड़े बाद में आई है, इससे पहले ये था कि ये फ़िल्टर वाली जो मैंने आपको बात बताई, इस तरह से सिंपली हम डस्ट कलेक्ट करके तो इसके एनालिसिस करते थे। इसके अलावा फिर जैसे जैसे ये डिजिटल मशीनें आना शुरू हो गई तो हम ये करते थे कि फील्ड में जहाँ भी जाना तो हैंड हेल्ड इक्विपमेंट लेके जाते थे, और उसमें भी फ़िल्टर होता था, लेकिन उसमें अपनी एनालिसिस के एक पार्टिकल जब आपने पंप किया मशीन के अंदर तो लेज़र या उसकी जो लाइट्स हैं उसने उसको 3 दफ़ा हीट किया तो उसने उसको मेजर किया, उसकी मैस कंसंट्रेशन भी देखी और उसकी क्वांटिटी भी देखी। तो नंबर कंसंट्रेशन, मैस कंसंट्रेशन ये भी पता चला कि कितनी है एयर के अंदर। तो वो तो हम डिफरेंट स्टेप्स में कैंप लगा के पूरी दुनिया में करते रहे हैं, और उस डेटा को हम प्रेजेंट भी करते रहे हैं बहुत सारे बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन एरोसोल साइंस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिकन साइंस कॉन्फ्रेंस में, इस तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस है उसमें भी किया। हमें अप्रिशिएशन अवार्ड्स भी मिले इसके ऊपर। अब हमने ये सोचा कि इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पे परमानेंट ऐसे कोई स्टेशंस या मौजूद नहीं है। हमारा EPD या EPA जो है वो हमें कोई ऐसा डेटा दे जो जब हम दुनिया में किसी मीटिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं। सर मुझे लग रहा है कि हम ये जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये हमारी थोड़ी तवील होगी, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में जो कि माहौलियाती मसाइल का, जो कि स्मॉग का शिकार है, उसके रिसर्चर्स का ऐसा काम देखने जा रहे हैं जो मुझे महसूस हो रहा है कि जो इस मसाइल के हल के लिए मुआवन साबित हो सकता है। ये सारी बात हम डॉक्टर साहब से करेंगे नाजरीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब हमें बताने जा रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, और इसके साथ साथ हम जो है वो बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने के लिए सेंसर्स जो इंस्टॉल किए हैं लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, उनके बारे में। जी डॉक्टर साहब। मैं इसको सेंसर्स की डेवलपमेंट की एक बड़ी अच्छी हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि जिस तरह से हम बाकी प्रैक्टिसेस में ये फ़िल्टर्स के ऊपर डेटा लेते हैं या हम हैंड हेल्ड इक्विपमेंट लेके जाते थे फील्ड में डेटा लाते थे, क्योंकि हमारा ये ड्यूटी है कि हम रिसर्चर्स को, अपने स्टूडेंट्स को थीसिस कंपाइलेशन करवानी होती है। तो इसी टेक्नोलॉजी में हमने ये सोचा क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी के तावन से कि हम परमानेंट ऐसे स्टेशन बना दें कि हमें बार बार जाना ना पड़े।
क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते थे, असेस करते थे, डेटा को असेस करने की कोशिश करते थे, तो सारी दुनिया में डेटा अवेलेबल है बहुत सारी जगहों का। पाकिस्तान का हम मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली ये हमें भी सामना आता है मसाइल का। हाँ, फेडरल ईपीए में या जिस तरह से भी हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जाते थे, तो हमें क्योंकि आपने तो कंपैरिजन तो करनी है ना कि हम कितने पोल्यूटेड हैं और बाहर की दुनिया कितनी पोल्यूटेड है। इस कंपैरिजन को देखने के लिए हमारे पास या तो हम खुद हर जगह पे कैंप करें, जो बहुत कास्टली है, सिक्योरिटी रिस्क हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाना करना सारा कुछ। तो अगर परमानेंट हमारे कहीं इक्विपमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो सेंसर्स की सूरत में हो या कोई लेबॉर्ट्रीज की सूरत में हो, तो डेटा तो अवेलेबल हो। तो अब हमने लो कास्ट सेंसर ऐसे डेवलप कर लिए हैं, उसमें कामयाब हो गए हैं कि हम इनको यहाँ पे इंस्टॉल करवा दें। तो इन सेंसर्स को हमने पर्पल एयर के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन में। और ये आप पर्पल एयर की वेबसाइट पे जाएं, उनका मैप खोलें तो ये सेंसर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। और ये हमारी एक पायलट स्टडी है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, डेटा आ भी रहा है और रियल टाइम ग्राउंड ट्रूथिंग के साथ ये डेटा पहली दफ़ा पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो काफ़ी उस सेटेलाइट बेस्ड डेटा से काफ़ी बेहतर है। तो रिसर्च पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आपके पास 100% और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ऑथेंटिकेटेड, तो फिर आप इन सेंसर्स से डेटा लेके तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं पोल्यूटेड और नॉन पोल्यूटेड साइट्स की लेस पोल्यूटेड साइट्स के साथ। और अगर हाईली पोल्यूटेड हैं तो एटलीस्ट फिर आप उसमें बाकी इन डेप्थ जो स्टडी करनी है, सोर्सेज हैं, ओरिजिन है, उसको देखना है, तो वो कर सकते हैं। वैसे ये तो एक बड़ी आपने हमें मतलब ऐसी उम्मीद अफसा बात बताई है। और बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट मेरे लिए भी ये एक चीज़ जो है ये बड़ी जो है इंटरेस्ट की है कि हमें कभी भी अपना डाटा जो है वो नहीं मिल रहा होता है। हम नॉर्मली बहुत सी चीज़ों में इस वजह से भी हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं होते कि हमारा रियल टाइम डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। हम या तो सैटेलाइट जो हैं चैनल्स उनकी मदद से डाटा लेते हैं, या हम जो गैर मुल्की जो इदारे हैं उनका हम डाटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर हमें अपना डाटा जो है और वो भी पोल्यूशन के हवाले से अगर वो मिल रहा है और वो रियल टाइम डाटा, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इसे हम कहेंगे कि हमारे लिए एक कारनामा है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो अपने डाटा के हिसाब से काम करेंगे और जो स्टडी होगी वो यकीनन यहाँ पे हमें बहुत से मसाइल को हल करने में मदद भी देगी। ये डाटा जो आपने सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं, ये जो डाटा फ्राहम कर रहे हैं वो क्या बताता है हमारे माहौल के बारे में? ये किस तरह से है? क्योंकि इंटरनेशनली तो हमें 200 या 300 की जो हद मिलती है पीपीएम की, जो होती तो हज़ार ऐसी है, लेकिन इसी तरह से ऑन ग्राउंड हमें लगता है कि हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। नहीं, वो इसका भी नेचुरल फिनोमेना, ये इससे हमें कुछ ज़्यादा मेरा ख्याल परेशानी उस तरह से नहीं है कि क्योंकि हम ऐसे खिते में रहते हैं जहाँ पे बारिशें इतनी नहीं होती, नंबर ऑफ़ रेनी डेज बहुत कम हैं, वेजिटेशन जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ऑलरेडी कम है। हमारे जो डेसिडुअस ट्रीज़ होते हैं, जो पतझड़ वाले दरख्त होते हैं, वो भी हम नहीं लगाते। ज़्यादातर शहरों में कोशिश करते हैं कि ऐसे दरख्त लगाएँ जो एग्जॉटिक हैं, जबकि हमारे जो पतझड़ वाले दरख्त हैं वो उनके नीचे भी आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, वो एयर को सक करते हैं और जब पत्ते गिरते हैं तो नेचुरली वो पोल्यूशन जो एयर में होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें तो हैं कि हम ऐसे खित्ते में रहते हैं कि जहाँ पे AQI जो है WHO के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते। साइंस की बातें करते करते एक बड़ी माहौलियात की बात भी दरमियान में आ गई है। मैं चाहूँगा कि मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊँ कि दरख्त जो हैं, जो हमारे इंडिजिनस दरख्त हैं जिनके पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ वाले दरख्त हैं, वो हमें लगाने चाहिए अगर हम अपने माहौल के मसाइल को हल करना चाहते हैं कि वो अपने साथ पोल्यूशन को भी ले लें। शायद स्मोक बढ़ने की एक बड़ी वजह हमारे यहाँ ये भी है कि हमने अपने जो इंडिजिनस दरख्त हैं, जो हमारे आबाई यहाँ पे दरख्त हुआ करते थे, वो लगाना छोड़ दिए हैं। इसकी जगह पे हम आराइशी पौधे जो हैं उनको लगाने पे ज़्यादा आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब। और ये फैक्ट भी है, मैं एक दफ़ा ना LDA के वो जो PHA के डायरेक्टर थे उनके साथ बैठा एक प्रोग्राम कर रहा था। ही टोल्ड अस के जो 60-65% जो ट्रीज़ हैं लाहौर में लगाए गए वो एग्जॉटिक्स हैं। तो लोग पसंद करते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि माहौल दोस्त दरख्त कौन सा है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरा मैं AQI बता रहा था, AQI जो है ना 0 से 50 जो है ये हमारे लिए सूटेबल है, जो हम उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं।
लेकिन हमारी 50 तो तब जाके अचीव होती है जब पूरा दिन बारिश हुई हो और पोल्यूटेंट्स रिमूव हो गए। अच्छा, यानी हम उस हालत में उस पे आते हैं और नंबर ऑफ रेनी डेज भी जो आपको पता है कि वेरी फ्यू हैं पूरे साल के अंदर। हम नॉर्मली 50 से लेके 100-150 के दरमियान में रहते हैं, जिनको हम क्लीन एयर कह सकते हैं, यानी हमारे लिहाज से जो और ये मॉडरेट लेवल है। ये नहीं कि अगर आप सेहतमंद हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन बीमार हैं तो फिर भी WHO की लिमिट से ऊपर जो है वो किसी न किसी हवाले से अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर है तो नुकसानदेह होगा। लेकिन 150 से बियॉन्ड 200 अगर या 200 प्लस है तो वो हैज़ार्डस है। 300 पे तो मैं कहता हूँ कि हेल्थ इमरजेंसी लग जानी चाहिए। अभी स्मोक एपिसोड में आप देखें तो 400, 500, 600, 700 को भी टच हो रही है AQI, और ये PM 2.5 की बेस पे जो मैंने बोला था जो लंग्स में मुतासर करती है। तो AQI को एक तो अंडरस्टैंड इस हवाले से लाजमी करें। मैं मीडिया और पब्लिक दोनों को बोलूँगा कि ये अवेयरनेस ज़रूर कि इस वक्त हमारा AQI लेवल क्या चल रहा है। अगर 200 प्लस है तो फिर आप मिनिमम एक्सपोजर दें, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या बाकी जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आउटडोर काम करते हैं, मज़दूर हैं बेचारे दिहाड़ीदार, इनको भी अगर आप 8 घंटे की बजाय 4 घंटे ड्यूटी ले लें, स्ट्रीट वेंडर को आप स्मोक एपिसोड में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा दे दें ताकि वो जल्दी से अपनी चीज़ें वाइंड अप करके या ज़्यादा प्रॉफिट लेके वो कर ले। तो ये हमें एज ए कम्युनिटी भी सोचना है कि ख़ास तौर पे पोल्यूटेड डेज़ के अंदर एक तो बीमार लोग बाहर ना आएँ, सेंसिटिव लोग बाहर ना आएँ ताकि वो मुतासरीन में से ना हों, और दूसरा जो हेल्दी लोग हैं वो भी मिनिमम एक्सपोजर है। हम बाहर के मुल्कों में भी देखते हैं कि जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है या बिग सिटीज़ हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो प्रॉपर लेवल जो है ना स्क्रीनों पे लगाया होता है कि इस वक्त यहाँ पे कंजेशन ये है और पोल्यूटेंस लेवल ये है, AQI ये है। और ख़ास तौर पे आप जब घर से निकलते हैं तो उस वक्त भी आप ऑन मैप भी देख सकते हैं कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं कितने देर के लिए जा रहे हैं, आउटडोर एक्सपोजर कितना है, और अगर आप सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं जिनको ऑलरेडी कोई दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है या कोई ऐसी, तो फिर उनके लिए ये स्ट्रिक्टली ये बैन होता है कि वो उस एरिया में ना जाएं या मिनिमम टाइम के लिए जाएं। एक चीज़ इसमें डॉक्टर साहब बताते जाइए मुझे, इस बात के साथ साथ ही हम ये ह्यूमन हेल्थ पे फिर बात हमारी आ रही है, लेकिन उससे पहले हम वो बात को कंप्लीट करते जाएं कि जो हमारा सेंसर्स हमने लाहौर में इंस्टॉल किए, ये जो डाटा हमें दे रहे हैं ये क्या लेवल हमें दे रहे हैं, हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल से जो हम लेते हैं उस डाटे के मुताबिक है ये, या हमारा जो रियल टाइम डाटा है उसमें कोई फ़र्क आ रहा है इस पर? देखिए, इंटरनेशनल लेवल अगर तो सैटेलाइट बेस्ड है तो वो इतना रिलायबल नहीं है जितना ये रिलायबल है, और ये ऑन ग्राउंड है, ग्राउंड टू थिंग, यानी कि जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ का डेटा, इसमें भी 5-10% हो सकता है क्योंकि मशीन है ना। जो तो हम करते थे ना फिल्टर एनालिसिस, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो 100% ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट ये जो सेंसर बेस है ये ग्राउंड बेस तो है ना, तो ये डेटा इसलिए रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है, वार्निंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अभी ये जो गुज़श्ता दिनों में डाटा के बारे में कुछ खबरें आई हैं जो हमारे रियल टाइम डाटा के हवाले से, इसे मद्देनज़र रखते हुए ही गवर्नमेंट ने देखिए कि फौरी तौर पे जो है एक जारी किया है, हफ्ते में 3 दिन जो स्कूल्स हैं वो भी बंद रखने का 15 जनवरी तक, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं इनके भी जो 50% पे इसे कर दिया है। इसके बारे में यही बात है ना, देखें हमने तो लगाया अपने रिसर्च पर्पस के लिए, लेकिन अगर ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है जो आपको पीक्स बता रहा है, हमारे यहाँ 2 पीक्स होती हैं जब आप स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, दफातर में जाते हैं या जब छुट्टी होती है। ये पीक्स पूरी दुनिया में, लंदन में भी पीक्स आवर और उनके इवन ट्रैवल जो रेट्स हैं वो भी इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो पीक्स कब आती हैं, पोल्यूटेंट सेटल डाउन कब होते हैं, ये हमने तो लगाया रिसर्च बेस्ड, लेकिन जब ये डेटा अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप कुछ भी डिटरमिन ही नहीं कर सकते, कोई हेल्थ वार्निंग जारी नहीं कर सकते। तो एक तो रियल टाइम डेटा अवेलेबल होना ये ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, कंजेशन एरियाज़ में और हेल्दी एरिया में भी इंशाल्लाह ये अब सिलसिला एक चल निकला है, आपने एक स्टेप लिया है, आपने और आपकी टीम ने, तो ये ज़रूर हमारा मामला जो है फैलेगा भी, आगे भी जाएगा।
और ये बड़ी एक हेल्दी और बड़ी उम्मीद अफजा बात है। मैंने जैसे पहले भी कहा था डॉक्टर साहब, वार्निंग तो हम जारी करें इन लोगों के लिए, तो ये हम किसके लिए करें, किन के लिए, कि किस तरह का इम्पैक्ट है। अभी हमने इस पे पहले भी बात की थी कि ये मुख्तलिफ़ लेवल्स पे हिट करता है, तो किस किस्म के मुतासिर हमारी सेहत इससे किस तरह से मुतासिर होती है। जनरली तो हमें सिम्टम्स आ गए, अगर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस भी है ये लोगों के लिए, जिसके बारे में कहा जाए जैसे लंदन में एक ही दिन में 3500 डेथ्स भी हो गई थी इसी के साथ, तो क्या वजह बनती है, किस तरह से ये हमारे हेल्थ सिस्टम को जो है वो मुतासिर वो जो लंदन डेथ हुई थी ना, वो एक्यूट एक्सपोजर एक सर्टेन लेवल होता है। ये हर पोल्यूटेंट्स का एक एक्यूट लेवल है, एक क्रोनिक लेवल है। एक्यूट लेवल एक्सपोजर हो जाए तो आपकी सडन डेथ हो सकती है। जैसे ख़ास तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, लोग तो खुदकुशियाँ उससे कर लेते हैं कि आपने शटर गिराया, थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट किया तो आप 1-2 घंटे में, वो है एक्यूट लेवल के एक सर्टेन लेवल बढ़ा आपकी डेथ होगी। और ये पोल्यूटेंट्स अगर उस एक्यूट लेवल को टच करते हैं तो सडन डेथ हो सकती है, जैसे लंदन में हुई थी। लेकिन जो क्रॉनिक है, जो ग्रेजुअली एक्सपोज कम्युनिटी होती है, हमने ये पूरी स्टडीज़ की हैं। हमने लोगों की लंग कैपेसिटी मेजर की है थ्रू स्पायरोमीट्री, और देखा है कि डिफरेंट जो इंडोर रहने वाले लोग हैं, दफातर में रहने वाले, स्कूल टीचर्स, और वो लोग जो मैक्सिमम टाइम इंडोर गुजारते हैं, वो एल्डर लोग, बच्चे, और वो लोग जो मैक्सिमम फील्ड में रहते हैं जैसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं। और इसके ऊपर मैं 2 PhDs भी करवा चुका हूँ। हमने ये भी देखा है कि लोगों की लंग कैपेसिटी कंसिस्टेंटली कितनी कम होती है। अच्छा। और रिस्ट्रिक्टेड कब आती है, किस तरह से मेजर करते हैं आप इस ये हम स्पायरोमीट्री में पूरा उनका हेल्थ, वेट और एज लेके, तो जो उनकी आइडियल लंग कैपेसिटी होती है वो उसमें चार्ट में आ जाती है कितनी लंग कैपेसिटी। और जब हम उनको वो इक्विपमेंट देते हैं और इनहेल एक्सहेल और वो सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद हमें उसकी जो रियल लंग कैपेसिटी होती है वो आ जाती है। या अगर वो इतना रिड्यूस हो चुकी हो तो फिर वो जो है ना, और इसकी वजह पोल्यूटेंट्स ही हैं, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड में चली जाती है। और हम उसको वार्निंग देते हैं कि भाई साहब आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। तो हमने इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ को हमने लंग कैपेसिटी भी मेजर की है, और उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि क्रोनिक एक्सपोजर किस तरह से डैमेज कर रहा है हमारी कम्युनिटीज़ को, और ख़ास तौर पे उन कम्युनिटीज़ को जिनको बेचारों को पता भी नहीं है कि पोल्यूशन लेवल कितने हमारे लिए नुकसानदेह है, और जिस एरिया में पोल्यूटेड एरिया में वो रह रहे हैं वो किस हद तक उनके लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, पोल्यूशन हमारा बहुत बड़ा मसला है, और अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़े अहम मसले की तरफ इससे जो मुतल्लिक़ है वो तवज्जो दिलाई कि हमारे लोगों की जो डेथ होने की क्रॉनिक भी वजह है सडन डेथ के साथ साथ, वो उसमें एक बड़ी वजह ये है कि जो इन इलाकों के रहने वाले जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है पोल्यूटेंट्स के साथ, ऐसे ज़रात के साथ जो पोल्यूशन पैदा करते हैं, आलूदगी फैलाते हैं, कि उनके फेफड़े सुकड़ जाते हैं, उनके फेफड़े अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं करते जिस कैपेसिटी पे उन्हें काम करना चाहिए। ये नापने के लिए भी सर्विसेज जो हैं वो दी गई हैं इस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, और उसके बाद इसके मसले के हल के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए उसकी जो वजूहात हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। पैगाम टीवी का भी यही पैगाम है आपके लिए, हमारा मकसद भी यही है साफ सरसब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम का, कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले आलूदगी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएं, आवाम की तवज्जो दिलाएं, अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाएं। डॉक्टर साहब जैसे अफराद जो अपनी तौर पे, जो अपने इदारे की तरफ से मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं जो हमारे मुल्क के मसाइल को हल करने में मुआवन साबित होती हैं, मेरी अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि सरपरस्ती की जाए ऐसे प्रोजेक्ट्स की, ऐसी बातों की, ताकि हम मिल के, अफराद मिल के, हुकूमत मिल के, मुआशरा मिल के अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।